नमस्कार साथियों, मैं मोतीलाल सेन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेरा में। साथियों, जैसा कि थंबनेल में दिखाया जा रहा है, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन। अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, बीएसटीसी, रीट, विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ये। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन। सर्वप्रथम बात करूंगा कांग्रेस की अधिवेशनों की। साथियों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? कौन इसके संस्थापक थे? तो इसके संस्थापकों की मैं बात करूं तो अब ये देख रहे होंगे, संस्थापक इसके A.O. ह्यूम्स थे। स्थान की बात करूं तो मुंबई के अंदर ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर इसकी नींव रखी गई वहाँ पर। साथियों, अगर मैं इसके कांग्रेस पार्टी के नामांकन की बात करूं तो सर्वप्रथम इस पार्टी का जो सर्वप्रथम नामकरण था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन उसके बाद में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नाम जो है परिवर्तित किया गया। क्या नाम परिवर्तित किया गया? तो इसका जो नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, कौन था? डफरिन। ठीक साथियों, सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को संस्थापक A.O. ह्यूम्स के नेतृत्व में हुई। स्थान की बात करें तो मुंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर स्थापना हुई। सर्वप्रथम इस पार्टी का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी के सलाह के अनुसार इस पार्टी का नाम परिवर्तन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और तात्कालिक उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। बात करूंगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करूंगा तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के अंदर हुआ, जिसके अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम हिंदू ये थे। पहला ही सम्मेलन है, आप देख रहे होंगे कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन शुरुआती जो हुए आप देख रहे होंगे, सर्वप्रथम पहले हिंदू हुए। दूसरे के अंदर जो बने थे तैयब जी, सॉरी दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम प्रथम पारसी थे। उसके बाद में प्रथम मुस्लिम हुए। उसके बाद में प्रथम ईसाई हुए। तो कांग्रेस पार्टी ने एक चीज़ हमेशा दिखाने की कोशिश इस अधिवेशन में यही की, जो कांग्रेस पार्टी है सभी जातियों की पार्टी है। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने महसूस, क्योंकि देखिए सबको मौका दिया गया। भारत के अंदर अपना वर्चस्व जमाना उद्देश्य था, जितना हो सके लोगों को पार्टी से जोड़ना था उद्देश्य। इस कारण तो पहला अधिवेशन आप देख रहे होंगे, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के अंदर हुआ, जिसके अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी, पहले हिंदू यही थे जो इसके अध्यक्ष बने थे। और दूसरी बात, सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया, कई बार पूछा भी जाता है कि अध्यक्ष जब पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सदस्य कितने थे? तो 72 यानी 72 सदस्य उस समय थे। और प्रथम अधिवेशन के अंदर प्रथम महासचिव के रूप में जो है A.O. ह्यूम्स ने जो है
भूमिका निभाई थी प्रथम महासचिव के रूप में। बात करूं दूसरे अधिवेशन की, तो इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था साथियों दिसंबर 1886 के अंदर हुआ था, कोलकाता के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। बताना चाहूँगा ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशनों में अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे वो 1886 के इस अधिवेशन के अंदर, 1893 के अधिवेशन के अंदर और 1906 के अधिवेशन के अंदर इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। 3 बार इन्होंने जो है अध्यक्षता की। और दूसरे अधिवेशन के अंदर सदस्यों की संख्या पूछे तो कितने थे, तो सदस्य थे 436। ठीक साथियों, चलो भाई आगे चलते हैं। बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करूँगा तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था दिसंबर 1887 ईस्वी, मद्रास के महीने। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो अध्यक्ष इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कहीं बार ये सवाल पूछा गया और फिर से बता देना चाहता हूँ, तीसरे अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि तीसरे अधिवेशन के अंदर सदस्य कितने थे, तो 607 सदस्य थे। कितने थे, 607 सदस्य थे। ठीक है। बात करूँ नेक्स्ट चौथे अधिवेशन की बात करूँ, तो चौथा जो अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। साथियों ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे, या कह सकते हैं गैर भारतीय अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज कह सकते हैं। देखिए सभी धर्मों को मौका दिया, सभी जातियों को, तो इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती थी उस समय के, जो कांग्रेस के उद्देश्य था। चौथा अधिवेशन, अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, प्रथम मुस्लिम कौन थे, प्रथम पारसी कौन थे, प्रथम ईसाई कौन थे, तो प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी, प्रथम ईसाई जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अधिवेशन शुरुआत है जो प्रथम, सेकंड, थर्ड और चौथा जो अधिवेशन हुआ था वह आपको इस तरह याद रखना है। इस चीज एक लाइन आपको याद रखनी है, मुक्को मारी की मारी, मुक्को मारी यानी मुंह से मुंबई, कोलकाता, मद्रास, मार से मद्रास, ई से इलाहाबाद। इस तरह से आपको याद रखना है, मुक्को मारी, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। इस तरह से आपको ये चारों स्थानों के नाम याद रखने हैं, और चारों के अंदर जो विभिन्न धर्मों के जो अध्यक्ष हुए वो भी आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे जो मोस्ट अधिवेशन जो हुए, जिनसे कुछ जुड़े हुए फैक्ट है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उनकी बात करते हैं अपन। बात करूं सबसे पहले मैं 1896 के अधिवेशन की, जो कि कोलकाता के अंदर हुआ था अधिवेशन ये। इस अधिवेशन में क्या रहा गुरु जी खास, तो इस अधिवेशन देखो, इस अधिवेशन के अंदर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सयानी थे इसके अध्यक्ष। साथियों वर्तमान की जो परिस्थिति हम देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के जो राजनीति देखते हैं, लेकिन आप देखिए उस समय हिंदू मुस्लिम कितने आपस में एकता थी। बात वंदे मातरम की है, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी है। देखिए आप, एक मुस्लिम अध्यक्ष है और इस अधिवेशन के अंदर जो है आप देख रहे हैं वंदे मातरम गाया जा रहा है कोलकाता अधिवेशन के अंदर 1896 के अंदर। चलो ये तो बात मुद्दा लंबा है, इस मुद्दे को अपना नहीं करना, अपने जो मामला है उसी को सुलटाना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 1905 ईस्वी की वाराणसी, जिसको बनारस कह सकते हैं अपन, वाराणसी का है या बनारस, जहाँ से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी इसी
इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं मोदी जी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, वाराणसी से। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वाराणसी के अंदर हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। और इसमें क्या हुआ साथियों, तो इसके अंदर स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त हुआ और बंगाल का विभाजन भी इसी समय हुआ था। तो बंग भंग, ठीक है ना, आंदोलन चला उस समय। नेक्स्ट बात करूं 1906 की बात करूं, 1906 के अंदर कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। मैंने पहले बताया आपको, दादा भाई नौरोजी ने जो 1896 में जो अध्यक्षता करी थी, सॉरी सबसे पहले जो ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 से पहले जो अध्यक्षता इन्होंने की थी 1886 के अंदर, हाँ सही बोला, 1886 के अंदर बिल्कुल सही है। 1896 के अंदर तो रहमतुल्लाह सैनी ने की थी, 1886 के अंदर, सॉरी है ना, 1886 के अंदर। उसके बाद वापस 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी। तो ये देख लीजिए आप, कोलकाता के अंदर ये अधिवेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। और उस समय क्या हुआ, स्वराज्य शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम पूछा गया और पूछा जाएगा भी। नेक्स्ट बात करूँ मैं 1907 का अधिवेशन की, ये सूरत में हुआ था। इस समय रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनाए गए थे। इस समय जो है गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। गरम दल के अंदर लाल, पाल और बाल, लाल, पाल और बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो इनका जो ये ग्रुप के मुख्य सदस्य थे जुड़े हुए, इनसे जुड़ा हुआ सदस्य था। तो ये इनका नरम दल सा इनका जो तरीका था वो इनको अच्छा नहीं था, क्योंकि पता था कि कांग्रेस से इस प्रकार से जीत हासिल नहीं हो सकती, हमें कुछ हिंसात्मक गतिविधियां अपनानी पड़ेगी, उनके खिलाफ कठोरता अपनानी पड़ेगी, तभी आज़ादी मिलेगी। लेकिन नरम दल का इसके बिल्कुल उलट इनका जो स्वभाव था, उस तरह से ये आज़ादी लेना चाहते थे। लेकिन आज़ादी गरम दल का मानना था कि इस तरह से प्राप्त नहीं हो सकती। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर दोनों ये अलग हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपन 1911 का अधिवेशन। कोलकाता में ये हुआ था, ये विशन नारायण धर। इसके अंदर क्या गाया गया, तो जन गण मन गाया गया। आप देख रहे होंगे 1800 ऊपर चलते हैं, 1896 का जो हुआ था उसके अंदर क्या गाया गया, वंदे मातरम। और ठीक उसके कितने 15 साल बाद में वापस जो हुआ कोलकाता के अंदर जो हुआ था, इसके अंदर गाया गया जन गण मन। और एक साथ ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है ना, आनंद मठ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो 1916 का ये अधिवेशन है, बड़ा ही मोस्ट है। इस अधिवेशन में क्या हुआ, ये लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में अध्यक्ष थे ये। इस समय जो वापस अच्छी बात होती है कि गर्म दल और नरम दल जो है वापस पुनः एक छत के नीचे पुनः स्थापित हो जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है और कांग्रेस द्वारा अलग से निर्वाचन मंडल को मंजूरी दे दी जाती है कांग्रेस द्वारा उस समय, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें 1919 का अधिवेशन, अगर मैं इसकी बात करूं 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, 1917 का अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इस समय जो है कोलकाता के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट अध्यक्ष थे उसमें कहा जाता है ये भारत के अंदर प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के अंदर आ जाओ सीधे यहाँ पर सरोजिनी नायडू। तो सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, दोनों में जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से, ठीक है ना। और अगली बात पूछो करूँगा मैं, नेक्स्ट है आपके सामने 1923 का
दिल्ली के अंदर हुआ था। ये विशेष अधिवेशन हुआ था। वैसे दिसंबर के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन होते थे हर बार, लेकिन ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ये अबुल कलाम आज़ाद यहाँ के जो अध्यक्ष थे। और सवाल पूछा जाए कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे, सबसे युवा अध्यक्ष यही थे। नेक्स्ट बात करें 1924 की, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहूँ कहीं बार पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, खूब पूछा गया ये सवाल, कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी। तो ध्यान रखना आपको, 1924 के अंदर जो बेलगांव के अंदर अधिवेशन हुआ था, पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने उस समय की थी। ठीक साहब, धन्यवाद। चलो आगे। नेक्स्ट है 1925 ईस्वी की बात करूं, कानपुर के दिन अधिवेशन हुआ कानपुर में। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मैंने बताया एनी बेसेंट 1917 के अंदर कोलकाता के अधिवेशन के अंदर। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू कानपुर के 1925 ईस्वी के अधिवेशन के अंदर। ठीक है साहब, गुरु जी धन्यवाद। चलो आगे भी 1929 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं, मोस्ट 1929 का ये अधिवेशन। इस अधिवेशन के अंदर लाहौर में जो ये अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। इसके अंदर एक शब्द देख रहे होंगे आप, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई इसमें। ठीक है ना। तो सवाल पूछा जाता है कि किस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर, जो कि जवाहरलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1931 ईस्वी कराची के जो अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इन दोनों को साथ में पढ़ना आपको ध्यान रखना है, दोनों ही पाकिस्तान के जुड़े हुए स्थान हैं, जो लाहौर और कराची का। तो 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। पहली बार यहाँ पर देख लीजिए, अब ये मूल अधिकारों की मांग की गई है, इसकी मांग की गई है, पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई है। और यहाँ पर गांधी इरविन समझौता भी इसी समय हुआ था। और गांधी जी ने एक वक्तव्य कहा था इसमें, क्या कहा गुरु जी, कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। ये महात्मा गांधी जी ने इस समय कहा था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी साल गांधी जी द्वारा ये दिया गया वक्तव्य था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है गुरु जी। नेक्स्ट बात करें 1936 ईस्वी का अधिवेशन, ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पहली बार ये किसी गांव में अध्यक्ष हुआ, फैजपुर। अब गांव में सब क्यों हुआ, क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उनकी पहुंच ना तो केवल शहरों तक सीमित रहे, गांव तक जाए और लोगों से जुड़े, एक बड़ी पार्टी बने। ये कांग्रेस का उद्देश्य था। इसलिए गांव में भी यह अधिवेशन किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को जाने और जुड़े। ठीक गुरु जी। चलो नेक्स्ट, अगली बात 1938 ईस्वी के अंदर हरिपुरा गुजरात के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, हरिपुरा गुजरात के अंदर। गुरु जी कहीं खास ही में, यह खास बताऊँगा बारह। इस अधिवेशन में क्या हुआ, देशी रियासतें जो थी वहाँ पर प्रजामंडल की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई। ठीक गुरु जी, बहुत मोस्ट बात बताई। हाँ, देशी रियासतों के अंदर प्रजामंडल स्वीकृति इस प्रदान की गई हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, 1938 की बात है। और यहाँ पर राष्ट्रीय, देखिए शब्द कट गया यहाँ पर, राष्ट्रीय नियोजन समिति, क्या नाम है, राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई 1938 के अंदर। ठीक गुरु जी, ओके, धन्यवाद। आलो आगे 1939 का अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था त्रिपुरी के अंदर हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थान पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ के उस समय अध्यक्ष बने थे। और उस समय सुभाष चंद्र बोस और
गांधी जी के बीच में किस बात का विवाद हो गया, क्योंकि गांधी जी ने पट्टामी सितरमिया को उस समय अध्यक्ष पद के लिए नामित किया था और वो हार गए थे। और बोस साहब सुभाष चंद्र जी बोस उस समय सितरमिया को पट्टाभी सितरमिया को हराकर अध्यक्ष बने थे। तो जब गांधी जी नहीं माने किसी बात पर तो बोस ने सुभाष जी ने उसमें इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को उसमें अध्यक्ष बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे उसमें। फिर बाद में यह अधिवेशन हुआ था 1939 के अंदर। ठीक गुरु जी, धन्यवाद। चलो आगे। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ के अंदर हुआ था, बिहार के अंदर ये स्थान पड़ता है। मौलाना अबुल कलाम यहाँ के अध्यक्ष थे। देख लिए 40 के बाद में फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा। तो सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है साहब, धन्यवाद गुरुजी। आगे आलो आगे। अगली है 1946 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ मेरठ के अंदर हुआ था। ये जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष थे। सही बात है, 1946 से तो 47 में ये थे। सही बात है। तो इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉलिटिक्स, लिखी गई पॉलिटिक्स, जो इन्होंने पुस्तक लिखी है जेपी कृपलानी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1948 की बात करते हैं। ठीक सर, ये जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था। इस समय अध्यक्ष थे पट्टामी सितरमिया। आज़ादी के बाद ये पहला अधिवेशन है, बिल्कुल है सब। आज़ादी के बाद 1948 हुआ है। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, किनके द्वारा, पट्टामी सितरमिया द्वारा लिखी पुस्तक। क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, इन्होंने लिखी थी। अब कुछ मैं कथन आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कहे गए। एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कौन सा कथन किसी ने कहा। तो डफरिन ने एक कथन कहा था, ये देख रहे होंगे आप, डफरिन आपके सामने बैठे हुए यहाँ पर दिख रहे, ये डफरिन और कथन को साथ ले लिया मैंने। डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस को, ऐसा कहा था डफरिन ने। लेकिन कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस तो लड़खड़ाते हुए पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे देखूं, ये कर्जन ने कहा था। ठीक है ना, वो मैंने लिखा नहीं इंसान नीचे कि मेरी इच्छा है कि मैं इसे देखूं, ये कहा था। पूरा वक्तव्य यही है। नेक्स्ट बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक क्या कहा इन्होंने कहा भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस को क्या कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है, क्योंकि तिलक जी मानते थे कि अंग्रेजों से जिस तरह से कांग्रेस मांगे रख रही है, जिस तरह से वो चीज़ें हर चीज़ के लिए, किसी भी मांग के लिए जिस तरह से वो प्रस्ताव रखती है, वो किसी भीख मांगने से कम नहीं है, इस तरह से नहीं मिलती है। अंग्रेज इतने आसानी से हर चीज़ अपने साथ अच्छा करने वाले नहीं थे। तो उनके लिए जो तरीका अपनाना था वो कांग्रेस का इनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थिति है वो भीख मांगने वाली संस्था के समान है। नेक्स्ट बात करूं तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज़ है वो संपूर्ण भारत की आवाज़ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक सीमित पार्टी रह गई थी, इतनी पूरे भारत में उसका वर्चस्व नहीं था। हालांकि उसने कोशिश करी थी कि वो हर जगह अपनी पहुंच करे, गाँवों से लेकर। इसलिए इसके अधिवेशन जो हुए थे वो विभिन्न स्थानों पर हुए, एक स्थान पर ना होकर अलग अलग स्थानों पर हुए। कोलकाता में हुआ, बिहार में हुआ, ठीक है ना, मुंबई में हुआ, मद्रास में हुआ। तो इन्होंने अपने स्थान अलग अलग चुने, हर जगह गांव में भी हुआ। तो इसलिए कांग्रेस की कोशिश रही कि मुझे सब जगह जितनी बड़ी पार्टी बनकर उभरूँ में, इतना बड़ा वर्चस्व हो। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की जो आवाज़ है वो पूरे भारत की आवाज़ नहीं है, नहीं संपूर्ण भारत की आवाज़ नहीं है। और वेरी मोस्ट वक्तव्य महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया, ये लास्ट के अंदर है। महात्मा गांधी जी ने जब देश आज़ाद हो गया था, आज़ादी मिल चुकी थी, तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया उन्होंने कांग्रेस की, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी की सोच थी कि कांग्रेस पार्टी का जन्म ही हुआ था भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। जब आज़ादी मिल चुकी है,
अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है तो इसे समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के महात्मा गांधी जी के इस सलाह को दरकिनार किया गया और कांग्रेस पार्टी एक भारत के अंदर बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उस समय उभरी। ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, आप या हम उसे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय एक बड़ी पार्टी थी और अपना वर्चस्व फैलाया। साथियों, उम्मीद रहेगी मेरी कि आपको दी गई जानकारी समस्त अच्छे से पसंद आई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आएगा। सवाल आपका जरूर इसमें फंसेगा, क्योंकि ये वो सवाल मैंने जब बताए बार बार पूछे गए और यहीं से सवाल आपका अवश्य पूछा जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मैंने जो जिस तरह से आपको पढ़ाया, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस परिवार के साथ जुड़े और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और मैं आगे के लिए आपके लिए और अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट जुड़े हुए वीडियो लेके आऊँ। इसी उम्मीद के साथ में मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, सफलता आपके सामने होगी। हमेशा डरिए, ये दुआ है भगवान से कि हर इंसान सफल हो, हर इंसान अपने सपनों को पूरा करे, बस मेहनत करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।